नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मैं सिद्धांत मिश्रा नेट क्वालिफाई हूँ हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिस्ट्री में। मैं आज आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। ये एक सेट है जिसमें हम 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और ये आने वाले आपके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय नष्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें पहला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने कैलाशपुरी में एक लिंग मंदिर बनवाया? जयद्र सिंह, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल या महाराणा मुगल? तो दोस्तों इसका आंसर है बप्पा रावल। और बप्पा रावल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस अभी बना है उसमें बप्पा रावल के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। पूरा एक पेज का एक चैप्टर है और बप्पा रावल से ही हम मेवाड़ के इतिहास को एक तरह से देखा जाए तो मानते हैं, गोहिल वंश को। और इन्होंने मानमोरी, चित्तौड़ में जो मानमोरी शासक था उसको हरा के चित्तौड़ पे आधिपत्य स्थापित किया था 734 एडी में। और ये जो कैलाशपुरी का जो मंदिर है ये नागदा, इन्होंने एक कैपिटल बनाई थी नागदा, वहां पे कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर स्थापित किया। और ये लोग खुद को एक लिंग का दीवान कहते थे, मतलब खुद को शासक ना कह के कहते थे शासक कौन है, एक लिंग जी महाराज हैं, शिव जी का ही रूप है और हम तो उनके दीवान हैं, तो हम उनके प्रतिनिधित्व के रूप में शासन कर रहे हैं। और ये जो बप्पा रावल हैं, ये आपको बता दूं पहला ऐसा मेवाड़ का शासक है जिसने सोने का सिक्का जारी किया था। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके बारे में बताता हूं आपको, इनके बारे में कि इसी समय जो समकालीन गजनी का शासक था वो था सलीम। और सलीम चाहता था इस समय भारत में, जैसे आपको पता है सिंध पे आक्रमण कर चुके थे, जो जितने भी मुस्लिम शासक हैं वो सिंध पे आक्रमण कर चुके थे और इस समय वो भारत के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन ये जो बप्पा रावल है ये अपनी सेना को ले जाके गजनी तक पहुंच जाते हैं और गजनी पे इस शासक सलीम को हरा के वहां पे अपने भतीजे को वहां का शासक नियुक्त कर देते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आपने अगर एक नाम सुना हो, पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम पड़ता है रावलपिंडी, तो ये जो रावलपिंडी है ये भी बप्पा रावल के नाम पे ही इसका नाम रावलपिंडी पड़ा था। पिंडी मतलब पंजाबी में अगर मैं बोलूं तो पिंड जो होता है वो एक गांव को या एक जगह को बोलते हैं पिंड, और रावलपिंडी तो क्योंकि इन्होंने वहां पे बहुत दिन तक वहां पे अपनी सेना के साथ ये रुके थे इसलिए वो रावलपिंडी पड़ा। और इनकी उपाधियां हैं बहुत सारी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। हिंदुआ सूरज जैसे है, राजगुरु है और चकवे है, ये कुछ उपाधियां पूछी जाती हैं। अभी आजकल उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं नेट के एग्जाम्स में, तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबर ने तमगा नाम का कर कौन से युद्ध को जीतने के लिए मुसलमानों पर से हटा दिया? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी से लड़ा उसने, खानवा का युद्ध जो कि उसने महाराणा सांगा से लड़ा, घाघरा का युद्ध जो कि उसने लड़ा है आपके अफगानों के विरुद्ध, और चंदेरी का युद्ध जो उसने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें उसने ये जो तमगा नाम का जो कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था वो उसने हटा दिया? तो इसका आंसर है दोस्तों खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में उसने लड़ा है महाराणा सांगा के विरुद्ध। और महाराणा सांगा की यहाँ पे बहुत सारे जो राजपूत राजा हैं उन्होंने हेल्प की थी, जैसे बीकानेर का कल्याण मल है, मेवाड़ का एक प्रिंस है मालदेव, उसने भी हेल्प की थी, मेड़ता का वीरमदेव है वो भी आता है, और चंदेरी का जो शासक है मेदिनी राय, वो सब आते हैं इसकी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ जो अफगान शासक हैं महमूद लोदी हैं, हसन खान मेवाती हैं, और उसके अलावा उदय सिंह और इधर भरमाल, ये सब भी इसकी हेल्प करते हैं। मगर जो राणा सांगा है वो इस युद्ध में हार जाता है बाबर से, और ये युद्ध बहुत निर्णायक साबित होता है बाबर की विजय के लिए। तीसरा प्रश्न है, शेर शाह ने कौन से युद्ध को जीतने पर यह कहा था, मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती? हरमाडा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध? अब इसको तो बहुत आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हरमाडा का युद्ध है उसमें शेरशाह है ही नहीं, क्योंकि शेरशाह जो है वो केवल चौसा, कलिंजर और गिरी सुमेल के युद्ध में है। अब चौसा का जो युद्ध है वो तो हुमायूं से होता है, और बात हो रही है बाजरा की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो युद्ध है ये राजस्थान की किसी धरती पर लड़ा गया होगा। तो एक गिरी सुमेल का युद्ध है, और गिरी सुमेल के युद्ध में उसने ऐसा कहा था। गिरी सुमेल में दो बहुत ही माने हुए जाने माने सेना नायक है जिनका नाम है जेता और कुंपा। अब होता यह है कि जो मालदेव है, यहाँ का जो शासक है मालदेव मारवाड़ का, वो इसके साथ इसकी दुश्मनी हो जाती है शेरशाह के साथ। लेकिन जो मालदेव के जो सेनापति हैं जेता और कुंपा, ये जो शेरशाह है बहुत कूटनीति का यहाँ पे प्रयोग करता है, और जेता और कुंपा के अगेंस्ट में ये मालदेव के हृदय में कुछ ना कुछ ऐसी शंका पैदा कर देता है कि मालदेव को ऐसा लगता है कि जो जेता कुंपा हैं ये मेरे सेनापति तो जरूर हैं बट ये शेरशाह से मिले हुए हैं, और इसलिए मालदेव वहां से अपनी सेना लेके चला जाता है गिरी सुमेल के युद्ध में। हालांकि जो जेता और कुंपा हैं दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं, अपनी लॉयल्टी और अपने ऑनर के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनका राजा चला गया है फिर भी वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे बादशाह के सामने जो कि बहुत बड़ी सेना लेके आया हुआ है। तो जेता और कुंपा बहादुरी से लड़ते हुए इसमें मारे जरूर जाते हैं, लेकिन एक समय के लिए ऐसा होता है कि इनकी जो सेना है
जेता और गुम्पा की जो सेना है वो शेरशाह की सेना के ऊपर भारी पड़ती है, और इसीलिए शेरशाह ने ऐसा कहा था कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया होता। चौथा प्रश्न है, अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तब इनमें से किसने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ का चंद्रसेन, जैसलमेर का हर्राज और मारवाड़ का उदय सिंह। तो किसने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? तो मारवाड़ का जो चंद्रसेन है ये कभी भी इसके आगे नहीं झुकता, और इसीलिए जो इतिहासकार हैं विश्वेश्वर नाथ राव, उन्होंने जो चंद्रसेन है मारवाड़ का, इसको मेवाड़ का प्रताप कहा है, मतलब सॉरी मारवाड़ का प्रताप कहा है, क्योंकि आपको पता है महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है मेवाड़ में, उसी तरह का संघर्ष कुछ मारवाड़ में चंद्रसेन ने किया है। हालांकि चंद्रसेन का जो युग है ये महाराणा प्रताप से पहले का है। और यहाँ पे जब ये नागौर में दरबार लगाता है अकबर, तो उसके बाद एक तालाब का भी निर्माण करवाता है जिसका नाम है शुक्र तालाब। इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, शुक्र तालाब है। और नागौर के दरबार में बहुत सारे जो राजा महाराजा हैं वो सारे आके इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, जैसे बीकानेर का कल्याणमल है, जैसलमेर का, बाकी जितने तीनों नाम हैं ये तो तीनों ही हैं। मारवाड़ का जो उदय सिंह है ये भी चंद्रसेन का भाई है, तो ये जाके अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जब इस तरह से चंद्रसेन और अकबर के बीच में जो दुश्मनी होती है, तो चंद्रसेन के ऊपर जब अटैक करता है अकबर, तो चंद्रसेन को भागना पड़ता है भद्रजून, भद्रजून से फिर सिवाना जाता है, सिवाना से पिपलून जाता है, वहां से कनूजा जाता है, और आखिरी में जाके एक गांव में शरण लेता है। और वहां पे उसका एक सामंत है जिसका नाम है बैरीसाल, और ये सामंत बैरीसाल जो है ये चंद्रसेन को जहर देके इसको मार देता है। पांचवा प्रश्न है, सिरोही के पट नारायण मंदिर के अभिलेख से किस वंश की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है? परमार, चौहान, सोलंकी या प्रतिहार? अब जैसे कि आप देख पा रहे हो चारों के चारों जो वंश हैं ये चारों वंश राजपूती डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और इसका आंसर है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है सिरोही में एक पट्टनारायण मंदिर है, वहां पे एक अभिलेख से। छठा प्रश्न है, आला और उदल किसके सेना नायक थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परमार्दी देव, सोमेश्वर या विग्रहराज चतुर्थ? अब ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय मैंने लिखा है इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो बैटल ऑफ तराइन में जिसकी हार होती है मोहम्मद गौरी के द्वारा दूसरी बैटल ऑफ तराइन में, पहली में हालांकि विजयी होता है। और ये चौहान तृतीय है, ये जरूर ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान कौन था, पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हालांकि ये जो आला और उदल हैं ये सेना नायक है परमार्दी देव के, और ये युद्ध लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में, और बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनके बारे में बहुत ज्यादा लोकगीत बनते हैं, बहुत सारी लोक श्रुतियां हैं इनके बारे में, आला और उदल के बारे में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसके सेना नायक थे। दिल्ली पर आक्रमण कर नूरजहां का झूला कौन लेके चला गया था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, सूरजमल या बाजीराव? अब जैसा कि आप देख पा रहे हो चारों के चारों जो राजा हैं, जो शासक हैं, चारों ने दिल्ली पे अटैक जरूर किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया नूरजहां का झूला कौन ले गया। अब जैसे हमको पता है कि जो पिकॉक थ्रोन है यानी कि जो मयूर सिंहासन है, या फिर जो कोहिनूर है वो कौन लेके गया, ये सब बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, हमको याद रहता है। लेकिन नूरजहां का झूला लेके जाता है सूरजमल। सूरजमल कौन है? ये जाटों का राजा है, भरतपुर में इनका शासन है सूरजमल का, और इनको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है। सूरजमल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको, इनका जो जिक्र है ये तीसरा जो पानीपत का युद्ध उसमें बहुत ज़्यादा आता है इनका जिक्र, मराठों का जो युद्ध हुआ है अहमद शाह अब्दाली के साथ। और जब मराठे वो युद्ध हार के लौट रहे थे तो इन्होंने जो मराठे हैं उनको रहने का स्थान दिया था, उनको जगह दी थी, आश्रय दिया था मतलब। और उसके बाद इन्होंने डीग जो एक जगह है वहाँ पे जल महल का निर्माण किया है, भरतपुर किले का निर्माण कराया है, और ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। आखिरी में इनकी जो मृत्यु है ये नाजिब खान, रोहिलखंड का जो नाजिब खान है उसके विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। आठवां प्रश्न है, अगेन वही जाट नेता के ऊपर है, किस जाट नेता ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियां जला दी थी? चूड़ामन, गोकुला, बदन सिंह या राजाराम? अब ये चारों के चारों जो हैं ये चारों के चारों जाट नेता ही हैं, और कई बार प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, इनको कालक्रम में लगाएं। तो मैं आपको इसी प्रश्न के माध्यम से दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं। इसका उत्तर हालांकि राजाराम है, बट थोड़ी सी स्टोरी वो बता देता हूं तो पूरा ध्यान में रहेगा। सबसे पहले जो गोकुला है ये तिलपत जाट जमींदारों का नेतृत्व करता है, और औरंगजेब के समय में एक तरह से विद्रोह करके उनको बोलता है कि आप मुगलों को टैक्स मत दीजिए, ठीक है। तो जितने भी जाट हैं वो मुगलों को टैक्स नहीं देते, और गोकुला को पकड़ के बंदी बना के बहुत निर्मम तरीके से इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आते हैं सिंसिनी विलेज के जमींदार जो कि राजा राम के अंडर विद्रोह करते हैं, और यही जाके सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदते हैं, वहां की हड्डियां निकालते हैं और उसको जला देते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये होता है 1687 में। इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं चूड़ामन। चूड़ामन जो है इन्होंने क्या किया, बदन सिंह और
सॉरी, चूड़ामन के बाद आते हैं बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद आते हैं आपके जो हमने इससे पहले पढ़े थे सूरजमल। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम है। गोकुला, गोकुला के बाद राजाराम, राजाराम के बाद चूड़ामन, चूड़ामन के बाद बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद सूरजमल। नवा प्रश्न है, किस राजा ने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की दिल्ली से सुलह कराई और बदले में मालवा दिलवाया? सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, कोटा का राजा दुर्जनसाल, या मारवाड़ का अभय सिंह? देखिए, प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस हिंदुस्तान की जो राजनीति है, नॉर्दर्न इंडिया की जो राजनीति है, उसमें पहली बार मराठा और दिल्ली के बीच में जो सुलह हो रही है, इसमें हस्तक्षेप कर रहा है राजस्थान। हालांकि अभी तक राजस्थान क्या कर रहा था, राजस्थान अभी तक दिल्ली के लिए लड़ रहा था, मुगल बादशाह के लिए लड़ता था, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मराठे जो है वो मुगलों से बैर कर रहे हैं और इसमें मध्यस्थता करा रहा है राजस्थान। तो राजस्थान का राजा सवाई जय सिंह है जो इस तरह की एग्रीमेंट करवाता है, और इस एग्रीमेंट का नाम है धौलपुर एग्रीमेंट। धौलपुर में ये सुलह होती है, और ये इस समय जो मुगल बादशाह है वो है मोहम्मद शाह रंगीला, और बालाजी बाजीराव के बीच में ये इस तरह से एक समझौता करवाता है। 10वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम क्या है? अब जैसा कि हमको पता है कि महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा था अकबर के विरुद्ध, और वो झुकता नहीं है, महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए या अधीनता स्वीकार कराने के लिए या एक तरह से समझौता करवाने के लिए अकबर अपने दूत भेजता है एक एक करके। तो उन दूतों के नाम है भगवान दास, जलाल खान कोर्ची, मान सिंह, टोडरमल, ऐसे करके 4 दूत भेजता है। इनका क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले वो जलाल खान कोर्ची को भेजता है 1572 में। इसके बाद आता है मान सिंह, मान सिंह के बाद भगवान दास, और अंतिम में टोडरमल को भेजता है। तो जलाल खान कोर्ची याद रखना है 1572 में गया है, बाकी जो तीनों हैं मान सिंह, तो भगवान दास और टोडरमल, ये तीनों जो है नेक्स्ट ईयर ही चले गए, और ये चारों के चारों जो उसके प्रयास हैं ये विफल हो जाते हैं अकबर के, और फलता हम देखते हैं कि आखिरी में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।